नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। और इस समय मैं आज बनारस में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यानी बीजेपी प्रेसिडेंट। अमित भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत नेटवर्क 18 में। मेरा पहला सवाल, 2014 में आपने यूपी में बीजेपी का परचम लहराया था और उसी की बदौलत बीजेपी की सरकार बनी। क्या आपको लगता है वही आप रिपीट 2017 में कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक 2014 का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सफलता मिली है और हमारे प्रधानमंत्री पद के उस वक्त के प्रत्याशी और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, ये दोनों के कारण वो सफलता मिली थी। दूसरी बात, आपने पूछा कि इस बार दोहरा पाएंगे। इस बार हम सुनिश्चित रूप से इससे अच्छा करेंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि आखिरी दौर का चुनाव पहुंच चुका है, ये लगभग 6 चरण पूरे हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने इतनी बड़ी जीत दिलवाई थी, क्या आपको लगता है इस बारी अमित शाह की अपनी प्रतिष्ठा दांव पर है? अब प्रतिष्ठा दांव पर है नहीं है, वो निर्णय जनता को करने दीजिए, मगर ये चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ महसूस करते हैं इस समय 6 चरणों बाद? मैं मानता हूं कि सरकार बनाने की प्रक्रिया 5वां चरण शुरू होने से पहले समाप्त हो चुकी है। 6ठे और 7वां चरण हमें 2/3 के पार ले जाएगा। इस बारी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में चुनाव का एजेंडा क्या है? क्योंकि बार बार विकास की बात आती है, लेकिन चुनाव प्रचार में आप पर आरोप लगता है, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप दुर्विकरण करना चाहते हैं। जैसे मायावती कहती हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान, साक्षी महाराज का बयान। देखिए, साक्षी महाराज जी के बयान को आप बीजेपी का बयान नहीं मान सकते। जब चुनाव के प्रचार के अंदर देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, इतने सारे मंत्री हो, मैं खुद चुनाव को देख रहा हूँ और एक कोने में से किसी एक हमारे एमपी का या कार्यकर्ता का बयान लेकर उसको बीजेपी का रणनीति बताना, मुझे लगता है हमारे साथ अन्याय है। बात करता हूँ 5वें चरण के बाद जो बुर्के वाला बयान आया है, क्या आपको लगता है वो सही था? नहीं, बयान पर प्रतिक्रिया क्या है मैं इसकी मीमांसा में जाना नहीं चाहता, मगर हमारा जो पत्र जिसको लेकर विवाद किया है, इसमें हमने इतना कहा है कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा रखती हैं, इनके पर्दे की मर्यादा बनी रहे, इसलिए सुरक्षा कर्मियों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करिए। इसमें क्या बुरा है? जी, आप कहते हैं कि आपका चुनाव का एजेंडा क्या है? आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण नहीं है। हमारा चुनाव का एजेंडा स्पष्ट है। हम इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं और यहाँ पर जो 15 साल से सपा का जो शासन चला है और उसने एक बहुत बड़ी अव्यवस्था इस प्रदेश के अंदर की है और इतना बड़ा प्रदेश, अपार संभावनाओं वाला प्रदेश, विकास के मामले में देश के बहुत सारे राज्यों से पिछड़ गया है। हमारा एजेंडा यही है, ये प्रदेश के शासन को, इस प्रदेश के विकास को पटरी पर लाना चाहिए और यहाँ पर बहुत संभावनाएं पड़ी है, उसको पूरा एक्सप्लोर करते हुए विकास करना चाहिए। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कहती हैं कि बीजेपी बिजली की तारों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती हैं। देखिए, उनके स्टेटमेंट पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, मगर वो जिसका जिक्र कर रही है उसमें अगर बिजली देने में और बिजली सप्लाई करने में अगर हिंदू मुसलमान न हुआ होता तो ये सवाल ही पैदा न होता। अब आप क्योंकि तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं और आपने बोला कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने में भी तुष्टिकरण करा। हाँ, मैं बोलता ही हूँ। क्यों? हुआ ही है, आप किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर बार बार तुष्टिकरण की बात हो रही है और बिजली की भी बात हुई, लेकिन क्या आपको लगता है ये अफसोस की बात नहीं है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी 24 घंटे बिजली नहीं आ रही उत्तर प्रदेश के कई गाँव में? नहीं, यही तो हमारा मुद्दा है। क्यों नहीं आई, इसका जवाब हमें नहीं देना है, बीएसपी और एसपी ने देना है। यही 15 साल जो बीएसपी और एसपी ने बर्बाद किए, वही 15 साल में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये चारों बीजेपी शासित राज्यों में 24 घंटा बिजली
सप्लाई करना हमने शुरू कर दिया और जा भी रही है। अब मैं आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लगातार रोड शो हुए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का हमला है, सपा का हमला है, बसपा का हमला है, कि प्रधानमंत्री को कैंप करके बैठना पड़ रहा है बनारस के अंदर? देखिए, रोड शो की भीड़ देखकर कोई मूर्ख ही ऐसा कह सकता है कि कैंप करने की जरूरत है। कोई सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब चुनाव चल रहा है उस वक्त अपने मतदाताओं से मिले, इसको कैसे आप नकार सकते हो लोकतंत्र में? मेरी तो समझ में नहीं आया। और जिन्होंने रोड शो देखा है, जिन्होंने रोड शो की भीड़ देखी है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैंप करने की जरूरत है या नहीं। मायावती शिकायत कर रही है कि रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उल्लंघन है ये। चुनाव आयोग के पास उन्होंने कंप्लेंट भेजा है, चुनाव आयोग उस पर उचित कार्रवाई करेगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब मैं बात करता हूं मुद्दों की, क्या आपको लगता है अखिलेश सरकार ने गायत्री प्रजापति के मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती है? निश्चित रूप से जानबूझकर ढिलाई बरती है। सबसे पहली बात तो पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी थानेदार की है, बाद में एसपी आता है, उसके बाद में आईजी आता है, उसके बाद में एडिशनल डीजी और उसके बाद में डीजीपी। मुख्यमंत्री साहब को तो छोड़ ही दीजिए। मगर ये सारी जगह पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जब तक गायत्री प्रजापति का चुनाव समाप्त नहीं हुआ उसकी अरेस्ट भी नहीं हुई, और चुनाव समाप्त होते ही वो मिल नहीं रहे। नहीं, भैंस मिल जाती है, भैंस ढूंढ ली जाती है, लेकिन प्रजापति साहब नहीं ढूंढे जा रहे। देखिए, कोई ढूंढना जाएगा तो भैंस भी मिल जाती है और प्रजापति भी मिल जाता है। अब मैं तो अखिलेश जी का बयान देखकर बड़ा ताज्जुब मुझे हो रहा है। वो कह रहे, अपील कर रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम अभियुक्तों को अपील करना है क्या, या उसको पकड़कर जेल में डालने का है? वो अपील कर रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर करना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के मामले में फंस गए हैं, और क्या आपको लगता है इससे आपको चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए, गायत्री प्रजापति का मामला चुनाव के वक्त हुआ है और बहुत सुर्खियों में आया है। ऐसे मामले हर तहसील में पड़े हैं, ऐसे मामले हर तहसील में पड़े हैं, और कहीं पर भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई आप किसके साथ बड़ी मानते हैं, बीएसपी के साथ या सपा और कांग्रेस के अलायंस के साथ? ये दोनों की एक दूसरे के साथ दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई है। एक सवाल का मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब खुलकर दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है और अपना वोट ट्रांसफर करने की बात कर रही है, और डिम्पल यादव ने 2000 का नोट दिखाया, बोलिए इसमें भी देखिए कमल और हाथी एक साथ है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोट बना है, इसमें अगर किसी को भाजपा दिखाई पड़ती है तो मुझे लगता है भाजपा का फोबिया हो गया है, और इसका कोई टिप्पणी करने लायक कोई कमेंट नहीं है। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी अपना लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आपकी राय के अंदर, क्योंकि मायावती 3 बार सीएम रह चुकी हैं, मायावती कितनी बड़ी प्रतिद्वंदी हैं? देखिए, दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बारी बारी आजमा कर देख लिया है जी। दोनों को मौका दिया है, और ये 15 साल बर्बाद कर चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी है, उसका 2.5 साल का शासन भी उत्तर प्रदेश की जनता का देखा हुआ है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आशा के साथ देख रही है। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा मिल चुका है। जी, मोदी जी ने घोषणा करने के बाद एक ही साल के अंदर जी, लगभग देश में 4 करोड़ शौचालय बने हैं। सब गरीब के घर में बैंक अकाउंट्स पहुंचे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 1600 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के। वहां बिजली पहुंचना शुरू हो गई है। 90% से ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचा भी चुके हैं। मगर जो स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे कानून और व्यवस्था, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, प्राइमरी एजुकेशन और एजुकेशन,
ये सारे सब्जेक्ट को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक सूबे में, प्रदेश में एक अच्छी सरकार आए। और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति इसको जान चुकी है और इसी के कारण पश्चिम से लेकर पूरब में अब चुनाव समाप्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी मैं जहां जहां गया महसूस की है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की। एक घोषणा पत्र में आपका एक पॉइंट है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, और उसको बीएसपी और सपा और कांग्रेस के अलायंस ने बोला कि ये बीजेपी अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मांगना चाहती है, इससे अपना एजेंडा चलाएंगे। ये मुझे लगता है अगर इन लोगों का रिएक्शन ऐसा है तो उन्होंने ठीक से इस बात को समझा नहीं। अच्छा किया आपने पूछ लिया। एंटी रोमियो स्क्वाड कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। थाने के अंदर से ही पुलिस के कर्मचारियों का ही स्क्वाड होगा जो कॉलेज पर विद्यार्थिनियों को जो गुंडे परेशान करते हैं उससे बचाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा, क्या आपको लगता है इस चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा? सर्जिकल स्ट्राइक कोई चुनावी फायदों के लिए नहीं की जाती है, मगर कोई भी सरकार दृढ़ता के साथ देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है तो जनता इसका स्वागत करती है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा हमें होने वाला है। पर आपने तो हर रैली में इसका जिक्र करते हैं। करना ही चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने किया हुआ एक बहुत अच्छा काम है जी। देश की सुरक्षा के मामले में एक मील का पत्थर है और सर्जिकल स्ट्राइक के कारण ही आज दुनिया में देश को देखने का दृष्टिकोण बदल चुका है। आज एक मजबूत राष्ट्र बनकर हम दुनिया के सामने उभरे हैं। एसपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिस दिन ये गठबंधन हुआ उस रात अमित शाह क्या सोच रहे थे? देखिए, मेरे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एसपी और कांग्रेस के गठबंधन होते ही यूपी की जनता जान चुकी कि समाजवादी पार्टी ने हार को स्वीकार कर लिया है। अगर समाजवादी पार्टी को जीतने का भरोसा होता जी, दे आर पार्टी इन पावर। 5 साल उन्होंने शासन चलाया है, उसके बाद में अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं है। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया है कि आप चुनाव हार चुके हो। यूपी के लड़के बनाम बाहरी मोदी करने की कोशिश की गई इस चुनाव के अंदर, तीसरे राउंड के आसपास। मुझे लगता है आप बोलते नहीं है ऐसा। क्यों नहीं बोलते? आपसे बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं। छठा आपसे बड़ा चुनावों का चाणक्य क्यों नहीं? क्यों लगता है आपको? नहीं, छठा आते आते बोलना बंद कर दिया है उन्होंने। क्यों लगता है? फिर भी जवाब इसका नहीं। देखिए, मोदी जी कभी भी किसी भी राज्य में प्रचार करे, इसको कोई मुद्दा नहीं बना सकता। ये देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, 2 रोड शो पे सवाल है, वो 2 दिन कैंप कर रहे हैं बनारस में, उस पे सवाल है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से बनारस होते हुए दिल्ली पहुंच गए, उस पे सवाल है। नरेंद्र मोदी का क्या फोबिया है इस चुनाव के अंदर भी, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक वाराणसी में मोदी जी के प्रचार करने का सवाल है, जो प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो लोकतंत्र को किस तरह से समझते हैं। कोई सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर मतदाताओं के बीच में चुनाव के वक्त उनका संपर्क करने जाए, ये कोई मुद्दा होता है क्या? जाना ही चाहिए, और जो नहीं जाते वो ठीक नहीं करते। मेरा अगला सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद होगा, और मैं जब ब्रेक के बाद वापस लौट के आऊंगा तो अमित शाह से हम सीधे सवाल करेंगे कि जब रात को देर रात की मीटिंग हो रही है बीजेपी के अंदर, वो किस लिए हो रही है? 3-3 बजे तक जो बैठकें हो रही है वो किस लिए हो रही है? उस पर सीधे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत में काशी की धरती से, बनारस से अमित शाह बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनारस की धरती से, काशी की धरती से अमित शाह के साथ आज हमारी बहुत ही बेबाक और बहुत ही धमाकेदार बातचीत। मेरे साथ अमित भाई बने हुए हैं। अमित शाह साहब, इस दौर में मैं बहुत सीधे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस बार पूर्वांचल की लड़ाई, खासकर बनारस में बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत, जितनी उसके बाद आर्टिलरी है, उसने ऑल गन्स ब्लेजिंग कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? रात को 3-3 बजे तक मीटिंग चल रही है, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है। पहले आप
बनारस को बनारस सीट के साथ मत जोड़िए जी। बनारस पूर्वांचल का केंद्र है। जब चुनाव घूमता घूमता गोरक्ष में आया तब से स्वाभाविक रूप से सब यहाँ से सेंटर कर कर प्रचार कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा, रात को 3 बजे तक मीटिंग चल रही है, वो चुनाव जीतने के भय के कारण नहीं हो रही है, 2/3 बहुमत से स्थिर सरकार बनाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में हो रही है। कोई बेचैनी तो नहीं है? जरा भी बेचैनी नहीं है, और हम 5वें चरण में सरकार बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, आप मानकर चलिए। मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 2014 की लहर, क्योंकि अमित शाह उस टाइम पर इससे अच्छा परिणाम आने वाला है। अमित शाह उस टाइम पर एमर्ज कर रहे थे, अब एमर्ज हो चुके हैं, क्या अमित शाह के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा साख की लड़ाई है 2017 का ये चुनाव? आप कितना भी जोर जोर से बोलोगे, मैं एक जवाब दे देता हूं आपको जिसमें हर सवाल का जवाब आ जाएगा। जी। हम 2/3 बहुमत से यहां पर जीतने जा रहे हैं। मायावती कहती हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देंगी। ये बिल्कुल झूठी बात है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समर्थक है और उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है। यूपी को लेकर काफी दावे किए जा रहे हैं, आपके द्वारा भी, कांग्रेस और उनके अलायंस द्वारा भी, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड को लेकर अमित शाह क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और गोवा लोग को लेकर भी। गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम सुनिश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। मणिपुर में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है। परिणाम क्या आएगा इसका असेसमेंट लगाना बहुत दिक्कत है। एक इस चुनाव के अंदर बात आई, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे? 400 में से एक भी नहीं है। देखिए भैया, आप सपा, कांग्रेस और बसपा से कोई ये पूछा कि प्रो रेटा से ज्यादा क्यों उतारा है? आप मान लो ना, हमने एवरेज कर लिया। योगी आदित्य आपने, आपको लगता है कि क्योंकि उस पर कई सारे रिएक्शंस आए कि नहीं, हम कई प्रत्याशी बनाते वक्त हिंदू मुस्लिम का आधार से हम नहीं अल्पसंख्यकों का ध्यान पहले रखना चाहते पहले बीजेपी? सुनिए भैया, जी, जी। प्रत्याशी बनाते वक्त हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, हम विनेबिलिटी के आधार पर बनाते हैं। मेरी पार्टी में जो अवेलेबल कार्यकर्ता है उनकी विनेबिलिटी के आधार पर हमने प्रत्याशी बनाए हैं। आपने कत्ल खाने बंद करने की बात कही, उस पे एसपी और बीएसपी का रिएक्शन ये आता है कि इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। देखिए, अब हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है। हमारी घोषणा से शायद उनकी बेरोजगारी बढ़ जाए ऐसा मुझे लगता है, मगर किसानों के पास अगर दूध देने वाले पशु नहीं है तो अकाल के वक्त या बाढ़ के वक्त 6 महीना जब सीजन फेल हो जाता है, किसान कैसे निकालेगा? सारे पशु काट दिए गए। ये गंगा, जमुना, गोमती, गंडक का प्रदेश है। किलोमीटरों तक एक लेवल की फर्टाइल लैंड यहाँ उपलब्ध है। श्वेत क्रांति के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी पूरे देश में अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, मगर यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका एकमात्र कारण है 15 सालों के अंदर जिस प्रकार से पशुओं का कत्ल हुआ है, आज किसान गरीब हुआ है। इस चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उसके बाद उस पर बहुत सी राजनीति हुई, जिसमें ईद वर्सेस दिवाली की बात थी, जिसमें रमज़ान वर्सेस दिवाली की बात थी, जिसमें शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की बात थी। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भेदभावपूर्ण शासन चला है उसको उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये बात कोई तब उठाता है जब आप कब्रिस्तान के लिए बजट देते हो और स्मशान के लिए नहीं देते हो तो उठाता है। कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ का बजट और शमशान के लिए 287 करोड़ का बजट। कब्रिस्तान के लिए 1200 करोड़ का बजट। मैं 2016 बजट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको 5 साल का बता रहे हैं। कब्रिस्तान के लिए 1600 करोड़ का बजट और स्मशान के लिए 600 करोड़ का बजट, जबकि जनसंख्या का अनुपात 80-20 का है। अमित शाह साहब, क्योंकि बिल्कुल हम आखिरी दौर में इस इंटरव्यू के, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी राय में 2017 का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने जब इस कैंपेन की शुरुआत करी थी, मैंने आपका एक भाषण सुना था, उस भाषण में आपने बोला था कि 2019 की रणभेरी 2017 से बनेगी। आज भी, क्योंकि कैंपेन के बिल्कुल आखिरी दौर में है, आप भी उस बात पे स्टैंड करते हैं? देखिए, आप सिर्फ 2019 के चुनाव की बात मत करिए।
देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के दिन आप देख लेना, इस देश में से परिवारवाद के शासन का अंत होने की शुरुआत होगी, जातिवाद की राजनीति का अंत होने की शुरुआत होगी, तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, उसका अंत होने की शुरुआत होगी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी। इतना बड़ा अंतर देश की राजनीति में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लाने जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट देश को अचीव करना है तो जब तक उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि क्योंकि ये 5 मैचों की श्रृंखला है जिसमें 5 राज्य हैं, उस 5 में से क्या स्कोर देखते हैं आप? मैंने पहले ही कहा आपको, पंजाब के बारे में अनुमान लगाना बहुत दिक्कत वाली बात है। बाकी चारों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा इंक्लूडिंग मणिपुर, इंक्लूडिंग मणिपुर, और हम सरकार बनाएंगे। मैं रैपिड फायर राउंड एक कर रहा हूं जिसमें आपसे 3 सवाल पूछूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कैसी दिखती है आपको 11 तारीख के बाद? अब वो परिणामों को किस तरह से लेते हैं उस पर निर्भर है, मगर सपा कांग्रेस गठबंधन की हार निश्चित है। मायावती? हम जीतने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बसपा भी हारेगी। और मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, अरविंद केजरीवाल पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली की जनता आप उनको नगर निगम से आगे नहीं देखते? नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं ऐसा मैंने कहा है, दिल्ली की जनता तय करेगी। चलिए अमित शाह साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपने हमें पूरा अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके चुनावी नतीजों के लिए। तो ये थी हमारी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह से हमारी बेहद बेबाक बातचीत, बेहद जोरदार बातचीत, जहां पर अमित शाह ने खुलकर बातें की और बताया कि 2017 का चुनाव 2019 के लिए क्यों आखिरकार रणभेरी है। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत अमित शाह के साथ। लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।